हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस वन इज व्हाट सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स कोई एक पर्टिकुलर टाइप का फोर्स नहीं है, पहले मैं आपको ये बता दूं। मतलब जैसे टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये एक पर्टिकुलर टाइप के फोर्सेस होते थे। लेकिन सेंट्रल फोर्स जो है ना, वो एक पर्टिकुलर टाइप का फोर्स ना होकर के ये एक फोर्सेस की कैटेगरी है। कैटेगरी का मतलब जैसे कि हम फिजिक्स में अगर बात करें तो हम फिजिक्स में बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जिसके अंदर फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम आप पढ़ चुके हैं, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी। इसके आगे भी आप चैप्टर पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स इस मैकेनिक्स वाली कैटेगरी में इंक्लूडेड होते हैं। ऐसे ही फिजिक्स में और भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं। तो उसी तरीके से सेंट्रल फोर्स एक फोर्सेस की कैटेगरी है जिसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के फोर्सेस को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज हम यहां पर सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि सेंट्रल फोर्सेस कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, और फिर हम उसके बाद यहां पर ये सीखेंगे कि उन गिवन सेंट्रल फोर्सेस का वर्क हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिएगा सेंट्रल फोर्स क्या होता है। जैसे कि ये कोई पॉइंट O है जो कि फिक्स्ड है। अब एक कोई पार्टिकल मैं कंसीडर करता हूं, पार्टिकल P, और ये है लाइन जो कि फिक्स्ड पॉइंट और इस पार्टिकल को ज्वाइन करते हुए मैंने यहां पर बनाई है। दिस इज अ लाइन ज्वाइनिंग द फिक्स्ड पॉइंट एंड द गिवन पार्टिकल। क्लियर? अब देखिएगा, अगर इस गिवन पार्टिकल पर कोई एक फोर्स इस तरीके से लगे कि वो हमेशा इसी लाइन के अलोंग हो। मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर इस गिवन पार्टिकल पर कोई फोर्स इस तरीके से लगे कि वो हमेशा इसी डायरेक्शन में हो, along the line joining the point O and P। अब इस लाइन के along फोर्स के दो डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो वो towards the fixed point लगेगा, मतलब towards the point O, या फिर वो फोर्स away from the point O लगेगा। तो इस तरीके के फोर्सेस जो होते हैं ना, जो कि हमेशा along the line लगते हैं, और उनका मैग्नीट्यूड या तो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि इन पॉइंट O और पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या है, या फिर कांस्टेंट होता है। मैंने क्या बोला अभी आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। जैसे कि सपोज थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल इधर कहीं पहुंच जाए, तो अब इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा ना, वो लगने वाला फोर्स भी इसी लाइन के अलोंग होगा, या तो टुवर्ड्स या फिर अवे। ये फोर्स, और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, ये तो डायरेक्शन हो गया, और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इस गिवन सेंट्रल फोर्स का मैग्नीट्यूड या तो कांस्टेंट होगा, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ इस फिक्स्ड पॉइंट से उस गिवन पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो इस टाइप के फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा होगा कि यार ऐसे कौन से फोर्सेस होते हैं। मैं दिखाता हूं आपको। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं जो कि हमेशा टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट लगते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कि यहां पर एक क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज फिक्स्ड है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल। ठीक, अब मैं यहां पर एक चार्ज पार्टिकल कंसीडर करता हूं, और सपोज ये चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू। आपको थोड़ा सा अपनी 9th-10th की प्रीवियस नॉलेज का यहां पे यूज करना पड़ेगा। आपने कूलम्स लॉ पढ़ा होगा, और कूलम्स लॉ के हिसाब से एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगाता है, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, याद करें क्या होता था, K कांस्टेंट, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हुआ करता था। वहां पे R क्या था? R था डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स।
नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में इन सभी चीजों को काफी डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको। बस मैं यहां पर सेंट्रल फोर्स का आपको एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अगर ये चार्ज फिक्स्ड है और ये क्यू चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स बताओ, तो आप जानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है और दो सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल करते हैं तो रिपेल करते हैं तो इसका मतलब है इस पे लगने वाला फोर्स इधर होगा। और सपोज ये फोर्स है F1, मान लेते हैं इस समय इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो R1 है। तो क्या तुम इस F1 का मैग्नीट्यूड लिख पाओगे? बताओ इस समय इस F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? K Q1 Q2 बाय R1 स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, सपोज मैं इस चार्ज पार्टिकल को इस तरीके से ऐसे घुमाते हुए मैं यहां ले आऊं प्लस Q, और अभी इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है R2। तो इस गिवन पॉइंट पर मुझे ये बता दो कि इस चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा होगा। मान लेते हैं अगर वो फोर्स F2 है तो ये तो तय है कि वो फोर्स हमेशा इसी लाइन के अलोंग लगेगा। ये आपको बात समझ में आ रही है? अगर ये फिक्स पॉइंट है और ये चार्ज पार्टिकल है और इन दो पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, जो कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, बस यहां पे ध्यान से देखना है। इस फोर्स का नेचर देखो, ये फोर्स हमेशा इन दो लाइन के अलोंग ही लगेगा और इसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर इस पॉइंट पे मैं बात करूं इसके मैग्नीट्यूड की, तो बताओ F2 का मैग्नीट्यूड आप क्या लिखोगे? K Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर है। डिस्टेंस क्या है? R2 का स्क्वायर। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये फोर्स हमेशा इस लाइन के अलोंग है और साथ ही साथ इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन क्या है। मतलब ये चार्ज पार्टिकल कहीं भी हो, जैसे कि मान लो अगर ये चार्ज पार्टिकल यहां कहीं होता और मैं आपसे पूछता कि बताओ इस चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा, और ये अगर सेंट्रल फोर्स है तो तय है कि सेंट्रल फोर्स जो है वो इस समय इनके बीच का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा और ये फोर्स हमेशा इसी लाइन के अलोंग लगेगा। तो जब आप इस चार्ज पार्टिकल को मूव करते हुए ऐसे लेकर के जा रहे हैं तो हर पॉइंट पे ये जो फोर्स है वो इसी लाइन के अलोंग लग रहा होगा, इस तरीके से, लाइक दिस। और जब इन लाइन को अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो सारी की सारी जो लाइंस हैं वो इस फिक्स्ड पॉइंट से ही पास हो रही होंगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रल फोर्स है। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल यहां पे इसीलिए लिया क्योंकि आप इस फोर्स से थोड़ा सा फैमिलियर होंगे, क्योंकि आप 19th क्लास में इस गिवन फोर्स के बारे में पढ़ते हुए आए हैं। मैं तो बस आपको यहां यह बताना चाह रहा हूं कि सेंट्रल फोर्स कौन सा फोर्स होता है। ऐसा कोई भी फोर्स जो कि हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द फिक्स्ड पॉइंट एंड द ऑब्जेक्ट लगे, ये अवे भी हो सकता है और टूवर्ड्स भी हो सकता है। मतलब अगर मान लो ये चार्ज नेगेटिव होता, क्या होता? नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते या रिपेल करते? अट्रैक्ट करते। तो उस समय फोर्स का डायरेक्शन ये ना होकर के फोर्स का डायरेक्शन ये होता। लेकिन फोर्स हमेशा लगता है इसी लाइन के अलोंग। दूसरी बात कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप चार्ज पार्टिकल को किस पाथ से लेकर के जा रहे हो। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि उस फिक्स्ड पॉइंट से उस गिवन चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है। तो सच टाइप ऑफ फोर्सेस, मतलब आज के बाद अगर आपको कोई भी ऐसा फोर्स दिखाई दे जो कि हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट लगे, टूवर्ड्स या अवे, और उसका मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता हो? डिस्टेंस पर, या फिर उसका मैग्नीट्यूड क्या हो? कांस्टेंट। इस टाइप के सभी फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन करें और इसके बाद हम लोग सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे। तो चलिए सेंट्रल फोर्स का डेफिनेशन नोट डाउन करिए। क्या लिखा हुआ है?
सेंट्रल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स along the line joining the object and the fixed point. वो जो फिक्स पॉइंट है ना, वो जरूरी नहीं है कि ऑरिजिन हो, वो फिक्स पॉइंट कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है, याद रखिएगा इस बात को, आगे मैं फिर से जिक्र करूंगा. एंड इट्स मैग्नीट्यूड only depends on the distance from the given point और magnitude remains constant. ये जो सेंट्रल फोर्स है ना, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि उस फिक्स्ड पॉइंट से उस गिवन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, या फिर उस गिवन सेंट्रल फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है. मतलब दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा या फिर उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा. जैसा कि अभी आपने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला एग्जांपल देखा था, तो वहां पे जो मैग्नीट्यूड था, वो मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रहा था कि उस गिवन चार्ज पार्टिकल का उस फिक्स्ड चार्ज पार्टिकल से डिस्टेंस क्या था. तो इस डेफिनेशन को जल्दी से नोट डाउन करें और फिर इसके बाद यहां पर हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स और देखते हैं सेंट्रल फोर्स पर. तो चलिए अब हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सेंट्रल फोर्सेस के. मतलब अगर मुझे फोर्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसे देख करके हमें कैसे पता चलेगा कि ये गिवन फोर्स सेंट्रल फोर्स है या नहीं. देखिएगा, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, सपोज आपको एक फोर्स वेक्टर इस तरीके से लिखा हुआ है. देखिएगा, 3 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप. ये जो आर है ना, ये क्या है, आर कैप यूनिट वेक्टर है, और ये जो आर है वो आर क्या है, यहां पे डिस्टेंस. जैसे कि मैं बता देता हूं आपको, जैसे कि कोई मान लीजिए फिक्स पॉइंट है O, और कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है, और अगर उस गिवन ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फोर्स लग रहा होगा ना, तो ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया 3 बाय आर स्क्वायर. और आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द आर डायरेक्शन, मतलब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द फिक्स पॉइंट एंड द ऑब्जेक्ट. मतलब आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द फिक्स पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट. और इस पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 बाय आर स्क्वायर. क्लियर. इसी एक्सप्रेशन को बताओ मैं कैसे लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा. आपको एक बात पता होगी कि आर कैप, आपको वेक्टर्स की नॉलेज का थोड़ा यूज करना पड़ेगा. आर कैप को मैं क्या लिख सकता हूं, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ आर. आई होप कि ये आपको पता होगा कि किसी भी गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम इस तरीके से लिख सकते हैं. तो जरा हम यहां पे आर कैप की वैल्यूज पुट करेंगे तो यही एक्सप्रेशन हमारे लिए क्या हो जाएगा, 3 बाय आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय आर वेक्टर. क्लियर. तो आइदर एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाए या फिर एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाए. ये दोनों ही एक्सप्रेशन क्या है, सेम है. यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन क्या है, हमेशा अलोंग द आर कैप है. तो इसका मतलब ये पार्टिकल कहीं भी हो, मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पहुंच जाए, तो उस पर लगने वाला फोर्स अलोंग द आर कैप ही लगेगा. तो हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द फिक्स पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट होगा. क्लियर. मान लीजिए एक और आपको फोर्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है. देखिए, एफ वेक्टर इज इक्वल टू -2 बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप. तो ये गिवन फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स है, और अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो यहां पे नेगेटिव साइन आ रहा है. नेगेटिव साइन आने का मतलब है कि ये गिवन फोर्स इस आर कैप वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. जैसे कि ध्यान से देखिएगा, अगर ये फिक्स पॉइंट है तो ये जो सेकंड वाला फोर्स है ना, वो इस पॉइंट पर टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट लगेगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 बाय आर स्क्वायर होगा. मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर आज के बाद तुम्हें कोई भी फोर्स का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आर लिखा हुआ दिखाई देना, तो देख करके ही समझ जाना कि वो गिवन फोर्स क्या है, सेंट्रल फोर्स है. अब देखिएगा, एक बार एक क्वेश्चन जे एग्जाम में भी पूछा गया. उन्होंने फोर्स को इस टर्म में ना लिख करके फोर्स को कुछ इस तरीके से लिखा कि कोई कांस्टेंट इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय इस फोर्स का वर्क पूछा गया था एक्चुअली में.
जब जेईई एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इस गिवन फोर्स का वर्क पूछा था। वर्क हम आगे कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब सवाल ये उठता है, ये जो आपको गिवन फोर्स दिया हुआ है क्या ये सेंट्रल फोर्स है? तो पहली ऑब्जर्वेशन में तो लगता है यार ये आर के टर्म्स में लिखा ही नहीं है, और अगर आर के टर्म्स में नहीं लिखा है तो ये सेंट्रल फोर्स नहीं होगा, क्योंकि अभी तो बताया था कि जो भी सेंट्रल फोर्स होगा वो इन टर्म्स ऑफ आर लिखा होगा। ये भी एक सेंट्रल फोर्स है। क्यों? जरा ध्यान से देखिएगा। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y, z होते और ये है आपका सपोज ओरिजिन, या हम कह सकते हैं वो फिक्स पॉइंट, तो इस वेक्टर को आप क्या लिखते हैं? इस वेक्टर को r वेक्टर, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर x, y, z हैं तो r वेक्टर की वैल्यू होती x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। क्लियर? और मैं अगर आपसे ये पूछता कि इस वेक्टर की जो लेंथ है ना उसका मैग्नीट्यूड बताओ, इतने आप खुद समझदार हैं, बताओ इसका मैग्नीट्यूड आप क्या लिखते? मॉड r, जिसे मैं यहां पे r से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और वो होता आपका क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब देखना, ये जो ऊपर वाला आपको जो वेक्टर दिखाई दे रहा है ना, ये वेक्टर क्या है? आर वेक्टर है। तो देखिएगा मैं कैसे लिखूंगा, के इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय, अब इस एक्सप्रेशन को देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये पता है क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड का क्यूब, क्योंकि अभी तो हमने देखा। तो जरा ध्यान से देखना, क्या हम इस फोर्स वाले एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ आर लिख पा रहे हैं? हाँ, देखें आप। तो क्या ये भी सेंट्रल फोर्स हुआ? ऑफ कोर्स ये भी क्या है? एक सेंट्रल फोर्स है। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी फोर्स अगर इन टर्म्स ऑफ आर लिखा हुआ है, वेयर आर इज व्हाट? डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, तो वो फोर्स का एक्सप्रेशन एक सेंट्रल फोर्स होगा। इसी बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर आज के बाद कोई भी फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ आर, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो एज अ फंक्शन ऑफ आर इंटू आर कैप, ये आर कैप क्या है? उसका डायरेक्शन। अगर इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई देना तो तय है कि वो सेंट्रल फोर्स होगा। ये फंक्शन ऑफ आर कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आपने यहां पर देखा ये वैल्यू क्या थी? 3/r²। यहां पर देखा तो आपने देखा ये वैल्यू क्या थी? -2/r²। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जब आप बात कर रहे थे तो इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी? k q1 q2/r²। तो ये वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, इसलिए मैंने कहा दिस इज अ फंक्शन ऑफ r इंटू आर कैप, और डायरेक्शन हमेशा आर कैप के अलोंग होगा, वेयर आर कैप इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू दैट फिक्स पॉइंट। तो अगर फोर्स का एक्सप्रेशन ऐसा लिखा दिखाई दे आज के बाद कभी भी, तो देख करके तुरंत समझ जाना कि वो फोर्स क्या होगा आपके लिए? सेंट्रल फोर्स होगा। या फिर और एक और कंडीशन हो सकती है कि वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना वो क्या हो? कांस्टेंट हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और वो हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द फिक्स पॉइंट एंड द ऑब्जेक्ट लग रहा है। मतलब ये दो कंडीशंस हो सकती हैं। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं कि इतना समझ आ गया होगा, तो इसे नोट डाउन करें। फिर अब हम आगे देखेंगे कि सेंट्रल फोर्सेस का वर्क किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये इस टॉपिक में हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हेलो, तो अभी तक हम लोग ये सीख चुके हैं कि सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो इस चैप्टर में ना वो ये है कि हम सेंट्रल फोर्स का वर्क किस तरीके से कैलकुलेट करें। तो हम यहां देखने क्या जा रहे हैं? वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स। तो मैं यहां पर एक न्यूमेरिकल से सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना बताऊंगा कि वर्क कैसे कैलकुलेट करें, और बाद में फिर मैं उसका आपको मैथमेटिकल प्रूफ बताऊंगा। देखिएगा, बहुत ही आसान है। एक पार्टिकल जिसे हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करते हुए लेकर के गए, इस दौरान उस गिवन पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा था, और ये फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट था, और वो फिक्स पॉइंट को यहां पर ओ बोला गया।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इनिशियली वो पार्टिकल पॉइंट ए पर था और पॉइंट ए की दूरी पॉइंट ओ से आपको 5 मीटर दी हुई है, और फाइनली जब वो पार्टिकल पॉइंट बी पर पहुंचा तो उसकी दूरी पॉइंट ओ से आपको 3 मीटर गिवन है। अब आपसे यहां पर यह पूछा जा रहा है कि यह बताएं कि इस गिवन सेंट्रल फोर्स का वर्क कितना हुआ, और साथ ही साथ एक और बात यहां पे मेंशन है कि इस सेंट्रल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड आपको क्या दिया हुआ है, 10 न्यूटन। मैंने क्या बोला, समझ में आया कि सेंट्रल फोर्स हमेशा है तो टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अब हमें यह बताना है ए टू बी में इस गिवन फोर्स का वर्क क्या हुआ, मतलब वर्क डन बाय द सेंट्रल फोर्स। तो देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा जब भी आपसे सेंट्रल फोर्स का वर्क पूछा जाए तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जो भी फिक्स पॉइंट है उस फिक्स पॉइंट को फाइंड करें, ये रहा। फिर उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, देखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। फिक्स पॉइंट को फाइंड करें, ये रहा जिसको पॉइंट ओ मार्क कर दिया। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और उस स्ट्रेट लाइन पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन को प्लॉट कर दें। जैसे इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन बी थी, दोनों ही लाइन को स्ट्रेट लाइन पे ही प्लॉट करें। इनिशियल डिस्टेंस कितना था, 5 मीटर, और फाइनली ये डिस्टेंस कितना था पॉइंट ओ से, जो फिक्स पॉइंट है 3 मीटर। अब मैं अगर आपसे बोलता कि एक फोर्स जो कि हमेशा टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट लग रहा है एंड दैट फिक्स पॉइंट इज ओ, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 है, तो ए से बी तक आने में उस गिवन फोर्स का वर्क क्या होगा, क्या आप ये कैलकुलेट कर पाते? काफी आसानी से कैलकुलेट कर पाते, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स हो गया ये। तो अगर ये लाइन इसी लाइन के अलोंग लग रहा है तो इस फोर्स का मैं वर्क क्या लिखता, फोर्स क्या, 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट, ए से बी आने में डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हुआ, ये 5 मीटर, ये 3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या है 2 मीटर, तो मैं यहां लिखता 10 मल्टीप्लाइड बाय 2। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो अगर आप एंगल लिखते तो एंगल भी क्या आता, cos 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 20 जूल। यही वर्क होगा इस सेंट्रल फोर्स का। मतलब आज के बाद कभी भी सेंट्रल फोर्स का वर्क कैलकुलेट करने को बोला जाए ना, तो आपको यह बात जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि उस गिवन पार्टिकल ने कौन सा पाथ फॉलो किया है। इसका मतलब क्या है, मतलब पार्टिकल ए से बी किस पाथ को फॉलो करते हुए गया है, यह जानने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपको सिंपली ये पता होना चाहिए इनिशियली उस फिक्स पॉइंट से पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है और फाइनली उस फिक्स पॉइंट से पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है। और इन तीनों पोजीशंस को, तीन कौन कौन सी पोजीशन, एक फिक्स पॉइंट, एक इनिशियल पोजीशन और एक फाइनल पोजीशन, इन तीनों पोजीशंस को आप एक स्ट्रेट लाइन पर प्लॉट करें और फिर आप उसके बाद बहुत इजीली उस गिवन फोर्स का वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है वो अभी मैं आपको आगे जाकर के दूंगा। हाँ, एक और बात, अगर ये फोर्स कांस्टेंट नहीं होता, मान लो ये फोर्स क्या होता, वेरिएबल होता, तो उस केस में हम डायरेक्टली इस तरीके से नहीं लिखते। अगर ये फोर्स वेरिएबल होता तो उस केस में हम इस गिवन एक्सप्रेशन को क्या करते, इंटीग्रेट कर देते। सपोज ये फोर्स जो होता वो 10 ना होकर के 10r होता, वेयर r इज द डिस्टेंस, तो हम यहां पे इस गिवन एक्सप्रेशन को 10r इंटू dr लिख करके क्या करते, इंटीग्रेट कर देते। मतलब सिंपल सी बात है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अगर फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेट कर देंगे, और अगर फोर्स कांस्टेंट है तो डायरेक्टली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, सेंट्रल फोर्स का वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियली और फाइनली उस गिवन फिक्स पॉइंट से सेपरेशन क्या है उस पर ही डिपेंड करता है। क्लियर, नोट डाउन दिस। चलिए अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिएगा प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन को एक बार रीड करें आप लोग। A force F of magnitude F always acts towards the P. Find the work done by force in moving a particle from initial to final position. क्वेश्चन को नोट डाउन करें और देखिएगा क्वेश्चन क्या है, मैं आपको यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल को एक L लेंथ की स्ट्रिंग से हैंग किया हुआ है, और वो ये पार्टिकल यहां से इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए जा रहा है, और इस गिवन पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है,
और उस फोर्स की खास बात यह है कि वो फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट लग रहा है। मतलब जैसे कि अभी यहां पर है तो ये इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, जब वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इधर लग रहा होगा। मतलब इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है और ये डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द पॉइंट पी आ रहा है, लेकिन इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट दिया हुआ है और वो मैग्नीट्यूड क्या है, एफ। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये गिवन फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है या नहीं है? सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि एक ऐसा फोर्स जो कि हमेशा टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट लगे, और आप यहां देख पा रहे हैं कि ये गिवन फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द पॉइंट पी लग रहा है। तो हर एक इंस्टेंट पर इसका जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द पॉइंट पी है। तो ये तो तय है कि ये सेंट्रल फोर्स है और इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो बताएं आप वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या करते थे आप? सबसे पहले जो फिक्स पॉइंट है उसको ड्रॉ करें और वो है पॉइंट पी। इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देखें। इनिशियली पार्टिकल यहां पर था और ये बताएं इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना था। तो आप जान रहे हैं ये लेंथ L, ये लेंथ L, तो यहां पर आप पाइथागोरस लगा के ये लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं और ये लेंथ आपका क्या आएगा अभी, √2L। तो इनिशियली वो पार्टिकल पॉइंट P से कितनी दूरी पर था, √2L। और जब ये पार्टिकल फाइनली मूव करते हुए इस पॉइंट पे पहुंच गया तो हम कह सकते हैं फाइनल पोजीशन तो यहीं पर है। तो ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन, और उस गिवन पार्टिकल पे एक फोर्स है जो कि हमेशा टुवर्ड्स द पॉइंट P लग रहा है इन दिस डायरेक्शन। तो बताओ मुझे इस फोर्स का वर्क आप क्या लिखेंगे? आप जानते हैं कि सेंट्रल फोर्स का वर्क लिखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस पता होना चाहिए, जो कि हमें यहां देख करके समझ में आ रहा है। इनिशियल डिस्टेंस √2L है और फाइनल डिस्टेंस क्या है, 0, क्योंकि फाइनली वो उसी फिक्स पॉइंट पे पहुंच गया। तो इस केस में वर्क डन बाय द सेंट्रल फोर्स क्या लिखूंगा, F इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, √2L - 0 FL। दिस इज योर आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आज के बाद जब भी तुम्हें कोई भी सेंट्रल फोर्स दिखाई देगा तो आप उसका वर्क इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे? क्या आपको उसका पाथ जानने की जरूरत है? क्या आपको इस बात से कोई मतलब है कि इसने किस पाथ को फॉलो करते हुए इस पॉइंट तक पहुंचा है? नहीं। सिंपल सा हमें क्या करना है, इनिशियली उस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करें, फाइनली उस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करें, सभी पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ करें। फोर्स लग रहा है, फोर्स कांस्टेंट है तो डायरेक्टली लिख देंगे, वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेट कर देंगे और प्रॉपर लिमिट लगा देंगे। क्लियर है? चलिए नोट डाउन करें। चलिए एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिएगा प्रॉब्लम क्या है। एक पार्टिकल जिसको एक स्ट्रिंग, मतलब एक रस्सी जिसकी लेंथ L है, उसके एंड पॉइंट पर हैंग किया हुआ है। क्लियर? और इस गिवन पार्टिकल को हम इस पॉइंट से इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराते हुए यहां तक लेकर के गए। इस दौरान इस गिवन पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और ये फोर्स हमेशा एक फिक्स पॉइंट के टुवर्ड्स है, और वो फिक्स पॉइंट को यहां कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, P से। ये फिक्स पॉइंट है। मतलब हम ये कह सकते हैं जब ये पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा था तो इस पे हमेशा एक फोर्स लग रहा है और ये फोर्स हमेशा क्या है, टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट है। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब ये गिवन पार्टिकल पॉइंट A से, सुनिएगा ध्यान से, पॉइंट A से पॉइंट B पर पहुंच जाएगा तो इस दौरान इस गिवन फोर्स का वर्क क्या हुआ। इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है और इसका डायरेक्शन हमेशा क्या है, टुवर्ड्स द पॉइंट P। मतलब जब ये पार्टिकल A से B जा रहा था तो ये फोर्स हमेशा P पॉइंट के टुवर्ड्स लग रहा था। उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। तो चलिए बताएं कि यहां पर आप वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेंट्रल फोर्स है, क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बताएं। पहला क्या होता है हमारा, हम फिक्स पॉइंट ड्रॉ करेंगे, पॉइंट P। फिर उसके बाद इनिशियली उस पॉइंट का P से डिस्टेंस क्या था वो फाइंड करें
और फाइनली उस पॉइंट का P से क्या डिस्टेंस था वो फाइंड करें और उन सभी पॉइंट को इस स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ कर दें। मैंने क्या बोला अभी देखते हैं। इनिशियली पार्टिकल पॉइंट ए पर था, तो उसका पॉइंट P से कितना डिस्टेंस था, ये था ना। क्या आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाओगे बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस? ये देखो ये L है, ये L/2 है, तो बताओ ये डिस्टेंस क्या होगा। पाइथागोरस की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं इस डिस्टेंस को, L² प्लस L/2 का होल स्क्वायर, दिस इज L²/4। तो बताओ ये वैल्यू क्या आ रही है आपके यहां से निकल के, √5L/2। ये है ए पॉइंट इनिशियल आपके लिए, और इनिशियल पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है √5L/2, और फाइनली वो पहुंचा पॉइंट बी पर। पॉइंट बी की दूरी क्या है, ये तो आसान है। पॉइंट बी की दूरी आपको दिखाई दे रही होगी, ये अगर L/2 है, टोटल लेंथ L है स्ट्रिंग का, तो अगर ये L/2 तो ये भी L/2, और ये डिस्टेंस कितना है, √5L/2। फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द पॉइंट P लग रहा है। बताओ आंसर क्या होगा। काफी आसान है, फोर्स कांस्टेंट है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हुआ है, तो देखिए वैल्यू क्या लिखेंगे, F मल्टीप्लाइड बाय √5L/2 माइनस L/2। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ही डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यहां पर ये वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसी एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, FL/2 मल्टीप्लाइड बाय √5 माइनस 1। क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूं कि आज के बाद आप सेंट्रल फोर्स का वर्क इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो याद रखिएगा हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कि जब सेंट्रल फोर्स लग रहा है तो उस फिक्स पॉइंट से पार्टिकल का इनिशियल डिस्टेंस पता हो और फाइनल डिस्टेंस पता हो, जैसा कि हमने यहां पर किया। पार्टिकल इनिशियली पॉइंट ए पर था, तो हमने उस गिवन पॉइंट से इनिशियल डिस्टेंस फाइंड किया। जब पार्टिकल पॉइंट बी पर पहुंच गया, तो पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद हमने उसका पॉइंट पी से वो डिस्टेंस फाइंड किया, और इन सभी पोजीशंस को हमने एक लाइन पर ड्रॉ कर दिया। अब हमारे लिए एक क्वेश्चन बहुत आसान सा हो गया कि अगर ये पार्टिकल ए से बी आएगा तो इस दौरान इस गिवन फोर्स का वर्क क्या होगा। क्लियर, नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम मैथमेटिकल प्रूफ देख लेते हैं कि वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स का क्या है। देखिएगा, मान लीजिए ये रहा पॉइंट O जो कि फिक्स्ड है, क्या है, फिक्स्ड, और एक पार्टिकल इस तरीके से एक पाथ पर मूव कर रहा है। सपोज जब वो पार्टिकल इस पॉइंट पे होगा तो उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये जो डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन किसका डायरेक्शन होगा, आर कैप का। आर कैप इज व्हाट, यूनिट वेक्टर along the line joining the fixed point and the object। अब देखना, अब मुझे अगर वर्क कैलकुलेट करना है तो सपोज मैंने पार्टिकल को थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, और वो डिस्प्लेसमेंट है ds वेक्टर। तो फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट उस गिवन फोर्स का मैं वर्क किस तरीके से लिखूंगा, F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। फोर्स वेक्टर का एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, ds वेक्टर लिखना है। जरा देखिएगा ध्यान से, एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, F ऑफ r इंटू आर कैप डॉट ds वेक्टर, ये आएगा। आर कैप का डॉट ds के साथ करना है, ये इंटरेस्टिंग है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, ए बी कॉस थीटा, वेयर ए और बी क्या होता है, ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली जब मैं आर कैप डॉट ds करूंगा तो आर कैप एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 इंटू ds कॉस थीटा। तो देखिएगा ध्यान से, यही एक्सप्रेशन आपका रिजॉल्व होकर के क्या बन जाएगा, f ऑफ r इंटू ds कॉस थीटा, where theta is what, the angle between the r cap and ds vector। अब देखिएगा ध्यान से, इंटरेस्टिंग बात, r cap का डायरेक्शन ये होगा, और इन दो वेक्टर्स के बीच का जो ये एंगल है वो क्या है, थीटा। तो ये जो ds cos थीटा है, ये एक्चुअली ds cos थीटा है क्या, ds cos थीटा डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट है जो r के क्या है, अलोंग है।
तो इसी बात को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं एफ ऑफ आर इंटू डी एस ऑफ आर. दिस इज द वर्क डन फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेयर डी एस आर इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट along the r cap. थोड़ा सा मैथ्स ज्यादा है, देखिएगा. अगर इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन निकल के आ जाएगा. तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि इस गिवन सेंट्रल फोर्स का जो वर्क है वो उस डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा. किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो आर के क्या है? अलोंग है. या हम ये कह सकते हैं जो यहां पे DSR लिखा हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग द आर कैप है, और आर कैप क्या है? वो डायरेक्शन जो कि फिक्स पॉइंट से आपको दिया हुआ है. तो यही तो मैं आपको इतनी देर से एक्सप्लेन कर रहा था कि जब भी कोई भी पार्टिकल डिस्प्लेस होता है तो हमें उसके डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं होता, हम सिर्फ और सिर्फ उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट निकालते हैं. मतलब आर कैप के अलोंग वो पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ है. जैसा कि आपने देखा कि सपोज पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया तो हमें इस बात से मतलब नहीं है उसका पाथ क्या है. हम क्या देखेंगे? उस फिक्स पॉइंट से उसका इनिशियल डिस्टेंस क्या है, उस फिक्स पॉइंट से उसका फाइनल डिस्टेंस क्या है. अगर हमें इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस पता है तो हम वर्क डन की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो एक्सप्रेशन बनता है ds cos थीटा वो एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का अलोंग द आर वेक्टर. उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा. इसे नोट डाउन करें. चलिए, हेलो, चलिए अब हम यहां पर फोर्सेस की एक नई कैटेगरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और ये नई कैटेगरी पता है क्या है? कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो सबसे पहले हम यहां पे समझेंगे कि किन फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस बोल सकते हैं. देखिएगा ध्यान से. अगर किसी भी फोर्स का वर्क इन अ क्लोज्ड पाथ, मैंने क्या बोला? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं. किसी भी गिवन फोर्स का वर्क इन अ क्लोज्ड पाथ अगर जीरो हो जाए तो हम उस गिवन फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोल सकते हैं. क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या है? जैसे कि सपोज इस पाथ में मैं यहां से स्टार्ट किया और मैं यहां से स्टार्ट होने के बाद कहीं से भी घूम करके फाइनली अगर इसी पॉइंट पे पहुंच जाऊं, मतलब मेरा अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो ये क्लोज्ड पाथ है. और इस क्लोज्ड पाथ में अगर किसी भी फोर्स का वर्क डन जीरो हो गया तो हम उस गिवन फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं. तो चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले. अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ, क्या बताएं आगे? इफ वर्क डन बाय force in closed path is equal to 0. तो अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे कौन से फोर्सेस हैं जिनका वर्क क्लोज्ड पाथ में जीरो हो सकता है. तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं एग्जांपल के तौर पर. ऑल कांस्टेंट फोर्सेस, दुनिया में जितने भी फोर्सेस कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट का मतलब समझ आया? ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ड्यूरिंग द मोशन हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट. तो ऐसे फोर्सेस जो भी कांस्टेंट फोर्सेस हैं वो सारे कंजर्वेटिव होंगे. ऑल कांस्टेंट फोर्सेस और सेंट्रल फोर्सेस हम देख चुके हैं अभी. जितने भी सेंट्रल फोर्सेस होते हैं सारे के सारे सेंट्रल फोर्सेस भी कंजर्वेटिव फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं. इसी बात को मैथमेटिकली पता है कैसे लिखा जाता है? इसी बात को जैसे कि अगर किसी का वर्क क्लोज पाथ में जीरो है तो इस चीज को हम इस तरीके से लिखते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू 0. इंटीग्रल एफ डॉट डीएल आप जानते थे क्या होता था? वर्क डन. लेकिन आज इंटीग्रेशन में अगर इस तरीके से मैंने ये गोल सर्कल सा बना दिया ना
तो इसका मतलब समझ जाना, इसका मतलब है कि हम जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इनिशियली जिस पॉइंट पे थे फाइनली भी उसी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, मतलब हमारा जो पाथ है वो पाथ क्या है, क्लोज्ड है। तो अगर क्लोज पाथ में इंटीग्रल एफ डॉट डीएल की वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन की वैल्यू क्या है, 0 है। इसी बात को हम इस तरीके से लिखते हैं, कैसे, द लाइन इंटीग्रल, देखिएगा ध्यान से, लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स वेक्टर, ये आपके सामने जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये क्या है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द फोर्स वेक्टर, क्लियर। और लाइन इंटीग्रल इन दैट सिचुएशन क्या होगा, 0। ये लाइन इंटीग्रल क्यों बोल रहे हैं, जैसे कि इस गिवन क्लोज पाथ में अगर आपको किसी भी गिवन फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हर एक पॉइंट पे फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आप क्या लिखेंगे, एफ डॉट डीएल वर्क। तो हर डीएल 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 स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं उस गिवन फोर्स का वर्क कैलकुलेट करता जाऊं, तो जब आप उसका वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस लाइन पे चल रहे होंगे ना भाई। तो अगर आप इस लाइन पे चल रहे हैं तो इस लाइन पे चलते हुए आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसीलिए उसको मैथ्स में लाइन इंटीग्रल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अगर आपको इस क्लोज पाथ पर वर्क कैलकुलेट करना है तो हर स्मॉल डीएल डिस्प्लेसमेंट के लिए उसका वर्क को कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद उसका क्या करना होगा, समेशन करना होगा। सिंपल सी बात यह है, किसी भी गिवन फोर्स का वर्क अगर क्लोज पाथ में 0 तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अब सवाल ये उठता है कि आपने यहां पे बोल दिया ऑल कांस्टेंट फोर्सेस, दुनिया में जितने भी कांस्टेंट फोर्सेस हैं सारे के सारे कांस्टेंट फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, ऐसा क्यों? चलो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। देखना ध्यान से, मुझे एक बात बताओ कि कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क होता है उस वर्क को क्या मैं एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना, ये तो आप पढ़ चुके हैं। किसी भी कांस्टेंट फोर्स का वर्क क्या होता है, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो एक बात बताना, अगर मैं किसी एक पार्टिकल को यहां से स्टार्ट करूं इस तरीके से घुमा करके फाइनली मैं इसी पॉइंट पे लेकर के आ जाऊं, तो इस दौरान उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्लोज पाथ में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, क्योंकि आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम है ना। तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो गारंटी है कि कांस्टेंट फोर्स का वर्क क्लोज पाथ में 0 आएगा। और अगर 0 आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी कांस्टेंट फोर्सेस हैं सारे के सारे कांस्टेंट फोर्सेस क्या होंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। क्लियर? अब बात आती है कि सर आपने ये भी बोल दिया कि सारे के सारे सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, ऐसा क्यों बोला? चलिए इस बात को भी देख लेते हैं। थोड़ी देर पहले हम ये ऑब्जर्व कर चुके हैं कि सेंट्रल फोर्सेस का जो वर्क था वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता था कि फिक्स पॉइंट से उस पार्टिकल का इनिशियल और फाइनल सेपरेशन क्या है, दैट्स ऑल। देखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मान लीजिए वो फिक्स पॉइंट ये रहा जिसको मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इनिशियली पार्टिकल यहां पर था और उसका डिस्टेंस कितना था, r1। मैं उस पार्टिकल को यूं घुमा करके इस तरीके से घुमाते हुए यहां लेकर के आया और इस मोशन के दौरान उस गिवन पार्टिकल पर एक सेंट्रल फोर्स लग रहा था और अगर वो सेंट्रल फोर्स है तो गारंटी है कि ऑलवेज टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट इस तरीके से लग रहा होगा। आप इस तरीके से पाथ पे घूमते हुए आए हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ रहा होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। इनिशियली मैं इस पॉइंट पे था, मैंने उस पार्टिकल को इस पाथ पर इस तरीके से रोटेट करना शुरू किया और रोटेट करते हुए घुमाते हुए मैं इनिशियली फिर से दोबारा उसी पॉइंट पर आ गया। और अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताएं उस गिवन सेंट्रल फोर्स का वर्क क्या होगा, तो आपका सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता था कि आप उस फिक्स पॉइंट से इनिशियल डिस्टेंस फाइंड करते थे और फाइनल डिस्टेंस फाइंड करते थे, उसके बाद आप वर्क कैलकुलेट करते थे। लेकिन आप यहां पे देख पा रहे हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशंस क्या है, सेम है। और अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो गारंटी है कि क्लोज्ड पाथ में वर्क डन बाय द सेंट्रल फोर्स क्या होगा, 0। क्लियर है? तो आज के बाद याद रखिएगा कि कभी भी तुम्हें कोई भी फोर्स अगर सेंट्रल फोर्स दिखाई दे तो देखते ही समझ जाना कि वो फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि बताएं कुछ गिवन फोर्सेस में से
कौन कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं या नहीं। तो सबसे पहले चेक करो क्या ये गिवन फोर्स कहीं कांस्टेंट तो नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट हुआ तो गारंटी है, ये तय है कि वो फोर्स कंजर्वेटिव होगा। फिर उसके बाद चेक करो कि कहीं ये फोर्स सेंट्रल फोर्स तो नहीं है, और वो फोर्स सेंट्रल है या नहीं ये मैं आपको चेक करना बता चुका हूं। अगर वो कोई भी फोर्स टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट लग रहा है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आर का फंक्शन है, तो गारंटी है कि वो गिवन फोर्स क्या होगा, सेंट्रल फोर्स होगा। तो चलिए इसको नोट डाउन करें और आगे चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। चलिए देखिएगा, अभी हम देख चुके हैं कि अगर कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसका वर्क क्लोज्ड पाथ में 0 होता है। देखें, मान लीजिए ये मेरा पॉइंट 1 है और ये मेरा पॉइंट 2 है। मैं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक पार्टिकल को इस पाथ से लेकर के गया, और जब इस पाथ से लेकर के गया तो उस कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क हुआ वो W1 हुआ। कितना हुआ, W1। ऐसे गए, क्लियर। अब मैं उस गिवन पार्टिकल को पॉइंट 2 से पॉइंट 1 तक लेकर के आता हूं, पॉइंट 2 से पॉइंट 1 तक लेकर के आता हूं, और मैं इस तरीके से लेकर आया बिल्कुल स्ट्रेट। तो बताएं कि उस कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कितना होगा। अगर मैंने बोला कंजर्वेटिव तो इसका मतलब कि क्लोज पार्ट में टोटल वर्क 0 होना चाहिए। तो अगर यहां पर उसका वर्क W1 हुआ है और सपोज इस पाथ में उसका वर्क W2 हुआ है, तो आप ये बोलेंगे टोटल वर्क इन क्लोज पाथ इज W1 प्लस W2 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से देख करके आपको समझ में आ रहा है कि W2 की जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ W1 आएगी। क्लियर, ये बात समझ आई कि 1 से 2 में अगर उस गिवन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क W1 है तो 2 से 1 जाने में उस गिवन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होगा वो गारंटी है माइनस ऑफ W1 होगा। अब देखना ध्यान से, इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं पॉइंट 2 से पॉइंट 1 तक पार्टिकल को स्ट्रेट मूव करते हुए ना ला करके मैं पार्टिकल को इस तरीके से घुमाऊं और अब लेकर के आऊं ऐसे, किसी ने कहा नहीं 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 हम इस तरीके से नहीं लाएंगे, हम तो उसको और घुमाएंगे ऐसे, फिर ऐसे, और फिर इस तरीके से घुमाते हुए फिर अब ऐसे लेकर के आया। पॉइंट 2 से पॉइंट 1 तक लाने का कोई एक पाथ तो नहीं है ना। आप पॉइंट 2 से पॉइंट 1 तक उस गिवन पार्टिकल को कैसे भी ला सकते हैं, या इसी बात को मैं बोल सकता हूं देयर आर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे टू रीच फ्रॉम द पॉइंट 2 टू पॉइंट 1। तो किसी ने कहा कि हम ऐसे लेकर के आएंगे, तो किसी और ने कहा नहीं हम तो उसे और घुमा करके इस तरीके से लेकर के आएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप 2 से 1 अलग अलग पाथ से आ रहे हैं तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। अगर इस दौरान इस पाथ पे वर्क डन W3 हुआ और इस पाथ पे वर्क डन W4 हुआ, तो बताएं W3 और W4 का वैल्यू क्या होगा। अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो गारंटी है कि W3 का वैल्यू W4 के बराबर होगा और वही वैल्यू W2 के बराबर है, और वो है माइनस ऑफ W1। क्योंकि अगर ये वैल्यू माइनस ऑफ W1 के बराबर नहीं हुई तो क्लोज पाथ में उस गिवन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क 0 नहीं हो सकता। और हम ये जानते हैं कि अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो पूरे क्लोज पाथ में उसका टोटल वर्क हमेशा 0 होना चाहिए। तो यहां से फाइनली हमें क्या बात समझ में आ रही है कि अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसका वर्क पाथ पर डिपेंड ही नहीं करता। आप पॉइंट 2 से पॉइंट 1 तक दुनिया में कोई भी पाथ फॉलो करके लेकर के आओ, हर पाथ के अक्रॉस उस गिवन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या होगा, सेम होगा। तो उसी डेफिनेशन को, जिसको हमने ऐसे बोला था कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्लोज पाथ में 0 होता है, तो अगर क्लोज पाथ में 0 है तो यह भी गारंटी है कि उसका वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। उस गिवन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ गया होगा। चलिए इस स्टेटमेंट को नोट डाउन करते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एक बार जेईई एडवांस में क्वेश्चन भी पूछा गया इस स्टेटमेंट पर। क्या है स्टेटमेंट कि वर्क डन बाय conservative force
इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ से क्या है, इंडिपेंडेंट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर है? मतलब कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है। अगर आप पॉइंट 2 से पॉइंट 1 तक दुनिया के किसी भी पाथ से आएंगे तो हर केस में उस गिवन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क हमेशा सेम होगा और वो वैल्यू गारंटी है -W1 के बराबर होगी। ये -W1 के बराबर ही क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम ये जानते हैं कि टोटल वर्क इन अ क्लोज पाथ हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर? चलिए इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में ऐसे कौन से फोर्सेस हैं जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं और वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। देखिएगा, सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आप mg फोर्स लगाते रहते हैं ना, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे? आप प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इनिशियली इस पॉइंट पे थे, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, आप पार्टिकल को यहां से यहां लेकर के गए, फिर घुमा करके आप वापस इसी पॉइंट पे लेकर के चले गए। इस दौरान उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स था mg, जो कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। अब मैं आपसे पूछूं इस क्लोज्ड पाथ में बताओ इस ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क, तो जल्दी से बताओ आप क्या आंसर देने वाले हो? 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका सेम है। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क है वो किस पर डिपेंड करता था? वो इस बात पर डिपेंड करता था कि वो गिवन पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ। लेकिन अगर आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सेम है तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट 0, तो गारंटी है कि इस क्लोज्ड पाथ में टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 होगा। और यही तो डेफिनेशन है भाई कंजर्वेटिव फोर्स की। नहीं आया समझ कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क इन अ क्लोज्ड पाथ क्या होता है? 0 होता है। तो याद रखिएगा हमेशा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और कोई फोर्स जो इस चैप्टर में हम डील करने वाले हैं और वो कंजर्वेटिव होगा? हाँ, एक और फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे? देखते हैं। एक बात बताएं मुझे कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का एक्सप्रेशन शायद आपको याद होगा, हाफ के x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर। ये तो उम्मीद कर सकता हूं कि सभी लोगों को याद होगा भाई। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का यही था ना एक्सप्रेशन। ठीक, अब देखना ध्यान से। एक एम मास का ब्लॉक हमने स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है और मान लेते हैं कि इनिशियली उस स्प्रिंग में जो इलॉन्गेशन था वो xi का था। अब हमने क्या किया, इस ब्लॉक को यहां से मूव करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? मूव करना शुरू किया। और इस ब्लॉक को इस तरीके से मूव करते हुए इधर ले गए, फिर ऐसे थोड़ा और घुमाया, मतलब जहां मन किया वहां घुमाते हुए यहां ला करके रख दिया। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ये ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, इस ब्लॉक को यहां से उठाया और इस तरीके से घुमाते हुए फाइनली इसी पॉइंट पर आ गए। क्या ये क्लोज पाथ है? अरे भाई, क्या ये क्लोज पाथ है? हाँ, क्यों? क्योंकि क्लोज पाथ की कंडीशन क्या होती है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। तो अब मुझे बता दें, व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स? तो अगर आप यहां पे देखें, स्प्रिंग फोर्स का एक्सप्रेशन ये था, और अगर आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो यहां पे आपको देख करके समझ में आ रहा है कि xi का वैल्यू xf के बराबर है। और अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हो गई तो डेफिनेटली इन द क्लोज्ड पाथ द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज 0। मतलब स्प्रिंग फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ये वर्ड जो है ना कंजर्वेटिव,
कंजर्व का मतलब है कि कोई चीज जो लॉस नहीं हो रही है, जो कहीं ना कहीं सेव की जा रही है। जैसे हम कहते हैं ना कि पानी को कंजर्व करो, जो वाटर है उसे ज्यादा वेस्ट मत करो, मतलब इसे सेव करो। तो यहां पर जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये कंजर्वेटिव का सेंस क्या है, थोड़ा सा इस चीज पर भी फोकस करते हैं। आगे जाकर के इसी चैप्टर में एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। वहां जाकर के आप चीजों को और बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। जब भी कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है ना, तो उस गिवन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क है वो लॉस नहीं होता, वो कंजर्व हो जाता है। कंजर्व मतलब कहीं सेव हो जाता है किसी और फॉर्म में, और वो फॉर्म हम आगे जाकर के देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बस याद रखिएगा क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, अभी मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जब भी वर्क करते हैं तो वो वर्क लॉस नहीं होता, वो कहीं ना कहीं कंजर्व मतलब सेव हो जाता है। जैसे कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करते हैं, जैसे थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां से एक m मास के ब्लॉक को मैं उठा करके ऊपर लेकर के जाऊं h हाइट ऊपर, तो इस दौरान ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कितना होगा। अगर इस ब्लॉक का मास m मानता हूं और हाइट h है, mgh, तो एक्चुअली में जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क हुआ ना, वो यहां लॉस नहीं हुआ, वो इस सिस्टम के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरह सेव हो गया, जो कि होगी आपकी mgh। तो इसलिए यहां पे इसलिए इसका नाम जो पड़ा है ना, वो यहां पे क्या पड़ा है, कंजर्वेटिव। मतलब जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करते हैं तो सिस्टम की एनर्जी लॉस नहीं होती, उस दौरान उस फोर्स के द्वारा जो वर्क किया गया है वो वर्क किसी अदर फॉर्म में जाकर के क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। आगे जाकर के जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अभी आप लोग नोट डाउन करें और हमेशा याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये दोनों ही फोर्सेस क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। 12th में जाकर के हम और भी फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे और वहां जाकर के ये देखेंगे कि वो गिवन फोर्सेस भी कंजर्वेटिव हैं। जैसे कि एक फोर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा बहुत आप लोग फैमिलियर भी होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों, आपको याद होगा जब कंजर्वेटिव फोर्सेस का मैंने स्टेटमेंट लिखा था तो मैंने बोला था ऑल द सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है जो कि हम देख चुके हैं, और सेंट्रल फोर्स है तो गारंटी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होगा। इसका मतलब कि उसका वर्क भी पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, फिर से जिक्र होगा जब हम 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को पढ़ेंगे। क्लियर है, नोट डाउन दिस, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अभी तक हम लोगों को कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होंगे, ये जस्ट रिवर्स है कंजर्वेटिव का। अगर किसी भी गिवन फोर्स का वर्क क्लोज्ड पाथ में जीरो नहीं है तो वो कौन सा फोर्स होगा, नॉन कंजर्वेटिव होगा, और अगर जीरो है तो कौन सा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा फोर्स हो सकता है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देख करके बताता हूं, देखिएगा ध्यान से। जैसे कि एक m मास का ब्लॉक है, तो पहले इस m मास के ब्लॉक को यहां हम आगे लेकर के जाते हैं इस डायरेक्शन में, क्लियर, और फिर इसे घुमा करके वापस हम इसी पॉइंट पे लेकर के आते हैं। जब इस ब्लॉक को हम मूव कर रहे हैं तो इस गिवन ब्लॉक पर सरफेस की वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि जो सरफेस है ना वो रफ है, जो सरफेस है वो क्या है, रफ है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी टोटल जर्नी में व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अब देखना ध्यान से, जब आप ब्लॉक को आगे मूव कर रहे हैं, कहां पर, आगे, तो बताओ फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे या पीछे, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, अपोज करेगा। और अगर मैं आपसे मैग्नीट्यूड पूछूं तो आप मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड होगा म्यू के इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे mg, और सपोज आप यहां से यहां तक लेकर के गए और ये डिस्प्लेसमेंट है l। तो जब आप इस ब्लॉक को आगे लेकर के जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है,
तो ये बताएं, जब आप यहां से यहां तक लेकर के आए, इस दौरान अगर वर्क डन W1 हुआ तो W1 का वैल्यू क्या लिखेंगे? फोर्स माइनस म्यू के एम जी कॉन्स्टेंट इंटू एल। नेगेटिव साइन क्यों लगाया, ये आप इतना खुद समझ सकते हैं, इतने समझदार हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे है, फोर्स पीछे लग रहा है, तो गारंटी है कि इस गिवन फोर्स का जो वर्क है इस दौरान क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर? अब मैं यहां तक लेकर के आ गया। अब देखना ध्यान से, अब हम क्या करें, इस गिवन ब्लॉक को वापस इसी डायरेक्शन में मूव करें। तो जैसे ही आप इस ब्लॉक को वापस से इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे तो अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब आप इस ब्लॉक को आगे लेकर के जा रहे हैं तो फ्रिक्शन आगे लगेगा या फिर पीछे लगेगा। अब फ्रिक्शन पीछे लगेगा और वो कितना लगेगा? म्यू के एम जी। ये समझ में आ रहा है? जब ब्लॉक आगे जा रहा था तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा था, और जब ब्लॉक पीछे आएगा तो फ्रिक्शन आगे लगेगा। अब बताएं, रिटर्न जर्नी में सपोज वर्क डन W2 हुआ, फॉरवर्ड जर्नी में वर्क डन W1 हुआ, तो जब वापस लौट के आ रहा है उस दौरान वर्क की वैल्यू क्या लिखोगे? फिर से यही वैल्यू आएगी, माइनस के म्यू के एम जी इंटू एल। अभी फिर से वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अभी भी अपोजिट है। क्लोज पाथ है, पहले आगे आए, वापस इसी पॉइंट पे पहुंच गए। इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी क्या है? सेम। अब मुझे बताओ व्हाट इज द टोटल वर्क डन। टोटल वर्क कैलकुलेट करना है, मतलब इन दोनों का समीशन कर दूं तो W1 प्लस W2 क्या मिल रहा है भाई? -2 टाइम्स ऑफ म्यू के एम जी इंटू एल। क्या ये वैल्यू इक्वल टू 0 है क्या? नहीं, दिस इज द नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क इस क्लोज्ड पाथ में क्या आ रहा है? नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स हुआ या नॉन कंजर्वेटिव? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसे लिख लीजिएगा, फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। तो हमेशा याद रखिएगा, ये तरीका है, किसी भी गिवन फोर्स का वर्क अगर क्लोज पाथ में 0 हो जाए तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और अगर क्लोज पाथ में 0 नहीं हुआ तो वो फोर्स क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी कंजर्वेटिव वर्ड की। कंजर्वेटिव मतलब क्या था? कंजर्व। कंजर्व मतलब सेव करना। अगर मैं बोलता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो इसका फिजिकल सेंस क्या हुआ? इसका फिजिकल सेंस ये हुआ कि इस दौरान जब ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो उस दौरान फ्रिक्शन फोर्स ने जो वर्क किया ना, वो यहां पर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर नहीं होगा, वो वर्क यहां पे लॉस हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं देखिएगा ध्यान से, जब ये ब्लॉक यहां से यहां मूव किया तो फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क कहां गया? वो इन द फॉर्म ऑफ हीट यहां से क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। मतलब जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। इसी बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जब भी फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा तो उस केस में एनर्जी लॉस हो जाएगी, एनर्जी कंजर्व नहीं हो पाएगी। इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स क्या है? एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ गया होगा। इसे नोट डाउन करें।